हे भगवान जी, आज जोरदार तूफानी बारिश हो जाए, या फिर सर राजवीर की बाइक का टायर हल्का सा पंचर हो जाए, या फिर उन्हें अचानक 104 का बुखार आ जाए। मतलब आज किसी भी तरह का चमत्कार कर दो ताकि राजवीर सर क्लास में ना आए। मैं पूरे 11 नारियल चढ़ाऊंगी, 5 भूखों को खाना खिलाऊंगी। बस मुझे उस हिटलर सर से बचा लो। यही सोचते हुए वो स्टडी रूम में बैठी बायो की किताब सामने रखे थी, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी से राजवीर सर के लिए अपशकुन प्रार्थना कर रही थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि वही राजवीर सर दरवाजे पर खड़े उसके धार्मिक ब्लैकमेल को सुन रहे थे। माथे पर बल डाले जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, रिया की तो जान ही निकल गई। दिल सीधा गले में अटक गया। डर के मारे उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं की। राजवीर अंदर आया और उसे अपने सामने कांपता देखकर बोला, खड़ी हो जाओ। यकीनन तुम्हें टेस्ट याद नहीं होगा, तभी तुम मुझे इतनी बद्दुआएं दे रही हो, लेकिन मैं बहुत नेक इंसान हूँ। मुझ पर ये नाजायज़ बद्दुआएं असर नहीं करती। आज तुम 2 सवाल नहीं, पूरे चैप्टर का टेस्ट दोगी और तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। टाइम स्टार्ट अब। कहते हुए उसने घड़ी देखी। सर 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 प्लीज़, इस चैप्टर में 10 सवाल हैं, आधे घंटे में कैसे याद करूँगी? प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप 10 मिनट पहले ही आ जाएंगे। रिया की तो जान ही निकल गई थी और वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली। राजवीर ने शांति से कहा, रिया, तुम 5 मिनट पहले ही बर्बाद कर चुकी हो, अब बचे हैं सिर्फ 25 मिनट। बस फिर क्या था? रिया ने किताब खोली और ऐसे रट्टा लगाना शुरू कर दिया जैसे ओलंपिक्स में रट्टा मैराथन का गोल्ड मेडल मिलने वाला हो। उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, जबकि उसके पापा मनीष साहब की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी मेडिकल में टॉप करे और डॉक्टर बने। जब रिया की 9th क्लास की मार्कशीट मनीष जी के हाथ लगी तो उनके तो होश उड़ गए थे। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? ये कैसे नंबर लेकर आई हो? रिया नजरें झुकाए आंसू बहाती खड़ी रही। पापा बोर्ड के टीचर होते ही सख्त हैं, आपको नहीं पता? इस बार बड़ी गड़बड़ी हुई है। जितने भी अच्छे स्टूडेंट थे उनके पेपर लाखों में बिके हैं। मेरे किसी भी दोस्त के अच्छे नंबर नहीं आए। मैंने बहुत मेहनत की थी। रिया ने कांपती आवाज़ में फिर से झूठ बोल दिया। झूठ मत बोलो रिया। पापा का स्वर और भी सख्त हो गया। सबके पेपर अच्छे हुए हैं और वे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। क्या बोर्ड के टीचर की तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी थी? मेरे साथ बहाने मत बनाओ। तुम्हारी पूरी क्लास का रिजल्ट तुम्हारे प्रिंसिपल ने मुझे बताया है, और तुम पूरे साल क्या करती रही हो यह भी मैंने तुम्हारी टेस्ट कॉपियाँ देखकर समझ लिया है। सारा सच प्रिंसिपल मुझे बता चुका है, और इसीलिए रिया चुपचाप अपने माँ बाप की डांट सुनती रही। पापा ने गुस्से में आगे कहा, आज से मोबाइल बंद, दोस्तों से आना जाना भी बंद। इतने गंदे नंबर लाकर तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। पीछे खड़ा उसका छोटा भाई उसकी डांट सुनकर हंसते हुए उसका मुंह चिढ़ा रहा था। रिया ने गुस्सा पी लिया। दिल बहुत कुछ कहना चाहता था, पर मजबूरी में वो खामोश खड़ी रही। उसके पापा ने उसके लिए एक नया मेल टीचर रख लिया। यूनिवर्सिटी का एक नौजवान स्टूडेंट था, मगर बेहद सख्त और बेहद खड़ूस। पापा ने उसे साफ कह दिया कि रिया पर पूरी पूरी सख्ती रखे। 9th और 10th के एग्ज़ाम वो दोबारा दिलवाने वाले थे और रिजल्ट हर हाल में अच्छा चाहिए था। रिया को मेल टीचर से पढ़ना पसंद नहीं था, मगर पापा के सामने वो कुछ कह न सकी। राजवीर चैप्टर याद न होने पर बहुत सख्ती करता, गैर ज़रूरी बात बिल्कुल नहीं करता था। माँ ने उसका मोबाइल अपने पास रख लिया। मामा, बस 5 मिनट के लिए दे दो, व्हाट्सएप के मैसेज ही पढ़ लेने दो, रिया ने विनती की। जवाब में उसकी माँ की आंखें सख्त हो गईं। एक शब्द और कहा तो बहुत डांट पड़ेगी। रिया ने होंठ भींच लिए। दिल भारी था, आंखों में आंसू आ गए। उसे रोता देखकर रिया की माँ को उस पर और भी गुस्सा आया। रिया, मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से, वरना ऐसा न हो मैं तुम्हारी सजा और बढ़ा दूँ। वो अपने कमरे में आ गई। उसके कमरे की खिड़की बाहर की ओर खुलती थी। वहीं से उसे एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। आइसक्रीम वाले भैया रुको, उसने खिड़की से आवाज़ लगाई और स्कूल बैग से पैसे निकाल कर एक आइसक्रीम खरीद ली। मन ही मन बड़बड़ाती रही, अजीब ज़बरदस्ती है। भला मोबाइल का ना पढ़ने से क्या रिश्ता? मैंने मेहनत तो की थी ना। अब मुझे क्या पता था कि वो सख्त टीचर पूरा पेपर पढ़ेंगे। मैंने तो सोचा था शुरुआत के सवाल कर लेते हैं और आखिर की 4 लाइनें देख लेंगे, बीच में जो लिखा है कौन पढ़ता है। और उस टीचर ने तो ऊपर से मेरे सारे नंबर ही काट दिए। और अब ट्यूशन का टीचर भी इतना सख्त हिलने तक नहीं देता। गुस्से में बड़बड़ाते हुए वो आइसक्रीम खा रही थी, न रिजल्ट की परवाह न नंबरों की। तभी नैतिक कमरे में आया और बोला, राजवीर भाई आए हैं।
रिया ने झटपट आइसक्रीम ख़त्म की, बैग उठाया और स्टडी रूम में दाखिल हुई। बैठिए, राजबीर ने कहा। रिया एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए सामने वाली कुर्सी पर बैठी, बैग टेबल पर रखा। राजबीर ने घड़ी देखी और ठंडी आवाज़ में बोला, यहाँ टीचर को गुड आफ्टरनून कहने का रिवाज नहीं किया। रिया ने सिर झुकाया। सॉरी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, राजबीर ने छोटा सा जवाब दिया। किताबें निकाली और 9th क्लास की मार्कशीट भी। रिया ने किताबें और मार्कशीट उसकी तरफ बढ़ाई। नंबर देखकर उसका दिल भी सिकुड़ गया। इतने कम नंबर। राजबीर ने एक नज़र मार्कशीट पर फिर रिया पर डाली और किताबें पलटते हुए बोला, किताबें तो काफ़ी साफ़ सुथरी हैं आपकी, लगता है पूरा साल इनका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। रिया ने मन ही मन सोचा, इसे कैसे पता चला? पूरा साल तो दोस्तों के घर और मोबाइल में निकल गया। राजबीर ने सख्ती से कहा, मैं पढ़ाई के मामले में बहुत अनुशासन चाहता हूँ। समय पर काम नहीं तो सख्त दंड तय होता है। मुझे नरमी नहीं आती। मेरे लिए स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, लड़की या लड़का नहीं। उसकी बातें सुनकर रिया थोड़ा सा घबरा गई। फिर उसने मैथ शुरू कराई। मैथ में उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। उसे यूँ परेशान देखकर राजबीर बोला, क्या इतना आसान भी नहीं आता? रिया ने सिर झुका लिया। मैथ समझाने के बाद उसे ढेर सारे सवाल दे दिए, अब ये सब हल करके दिखाओ। राजबीर खुद भी यूनिवर्सिटी में बीबीए के आखिरी सेमेस्टर में था। होम ट्यूशन पढ़ाता था और घर के छोटे से कारोबार में हाथ भी बटाता था। आधे से ज़्यादा सवाल उसके गलत निकले। राजबीर बोला, हर सवाल अब 25 बार लिखकर दिखाओ। लिखते लिखते रिया थक गई थी, उंगलियां दुखने लगीं। जाते जाते राजबीर ने सख्त लहजे में कहा, कल अपने साथ एक स्टिक लेकर आऊँगा। तुम बातों से पढ़ने वाली नहीं लगती हो। मुझे तुम्हें देखकर वो वाली मिसाल याद आती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम भी वही हो। रिया ने नाम में सर हिलाया और कहा, प्लीज़ सर, मैं मार नहीं खाऊंगी। रिया की आंखें भर आईं। उसने सिर हिलाया और धीमे से बोली, प्लीज़ सर, मैं कोशिश करूंगी ना, लेकिन मार नहीं खाऊंगी। मुझे डर लगता है मार से। राजबीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, जब तक तुम मार नहीं खाओगी तब तक पढ़कर नहीं दिखाओगी। और तुमसे बिना सख्ती के तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। फिर सख्त लहजे में और आगे बोला, जितने बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ उनमें से तुम सबसे ज़्यादा लापरवाह और नालायक हो। समझ नहीं आता तुम 10th में कैसे पहुँची। रिया के होश तो उस पल उड़ गए जब एक बार फिर टेस्ट गलत होने पर राजबीर ने उसके हाथ पर स्टिक से वार किया। दर्द से उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। राजबीर गुस्से में बोला, अपने आंसू साफ करो। खबरदार, जो एक भी आंसू गिरा, शर्म नहीं आती? इतना लंबा कद हो गया है तुम्हारा, लगता ही नहीं है कि तुम 10th में पढ़ती हो। यकीनन अपनी क्लास में सबसे लंबी होगी। फिर भी जरा सा पछतावा नहीं तुम्हें? ये चैप्टर मैं तुम्हें 4 बार समझा चुका हूँ, 6 बार टेस्ट ले चुका हूँ, फिर भी वही गलतियाँ। वो सच में थक चुका था। उसे लग रहा था ये लड़की गंभीर होने को तैयार नहीं, मगर फिर सख्ती ने असर दिखाया। अगले दिन रिया का पूरा टेस्ट बिल्कुल सही निकला। वक्त धीरे धीरे बीतता गया और हर बार राजबीर का आना उसके लिए एक नई परीक्षा बन जाता। आज भी उसने एक टेस्ट देना था, लेकिन आसमान में काले बादल देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। आज तो जरूर बारिश होगी, उसने चहकते हुए सोचा और उसी उम्मीद के साथ वो हल्के हल्के कदमों से लॉन में टहलने लगी और अपने छोटे भाई नैतिक को भी अपने साथ में लगा लिया। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो चुकी थी। नैतिक ने पाइप उठाकर रिया पर पानी डाल दिया। रिया बुरी तरह भीग चुकी थी। पाइप लेकर वो नैतिक पर भी पानी डालना शुरू कर दी और वो भागकर बच गया। कहाँ जाओगे नैतिक के बच्चे? रिया ने पाइप बाहर के गेट की तरफ कर दिया कि जैसे ही नैतिक अंदर आएगा पानी उसी पर पड़ेगा। लेकिन अंदर आने वाला नैतिक नहीं, बल्कि सामने खड़ा राजबीर रिया को देख रहा था। आंखों पर काला चश्मा और गुस्से से भरा हुआ चेहरा। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। रिया तो राजबीर सर को देखकर ही घबरा गई थी। सर, मैं समझी नैतिक है। बाय गॉड, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप हैं। रिया को इतना भी एहसास नहीं था कि उसने राजबीर से पाइप अभी तक पीछे नहीं हटाया था। ये क्या बदतमीजी है रिया, पाइप हटाओ, राजबीर ने गुस्से से कहा। रिया ने फौरन पाइप वहीं फेंका और अंदर दौड़ लगा दी। अरे, ये कहाँ से जिन भूत की तरह हाजिर हो जाते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे अब। रिया की तो जान पर ही बनी हुई थी। उसने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और दोबारा स्टडी रूम में आ गई। राजबीर रुमाल से चेहरा साफ कर रहा था और अब रिया के सामने माथे पर बल डाले खड़ा था। अजीब पागल लड़की हो आप, यूँ छोटे बच्चों की तरह पानी में खेलते, आपको शर्म नहीं आती? रिया खामोश रही, दिल धड़क रहा था। उसे यूँ खामोश देखकर गहरा सांस लेते हुए राजबीर ने पूछा, आपने केमिस्ट्री का टेस्ट याद किया है ना? रिया ने
जल्दी से अपना रजिस्टर निकाला, लेकिन कुछ भी तो याद नहीं था। लेकिन राजवीर को कहने की हिम्मत नहीं थी कि उसे 10 मिनट दे दे, जिससे कि वो थोड़ा सा रिवीजन कर सके। राजवीर ने जल्दी से सवाल लिखवा दिए और कहा, जल्दी से टेस्ट करो। लिखती तो वो तब जब उसे कुछ याद होता। 1 घंटे के बाद राजवीर ने उसका काम चेक किया और गुस्से में उबल पड़ा। मैंने कहा, टेस्ट याद क्यों नहीं किया? रिया ने जल्दी से बहाना बनाया। सर, बारिश हो रही थी ना, इसीलिए। राजवीर ने उसे बेहद गुस्से से घूर कर देखा। जी तो चाह रहा था अभी इस लड़की को खींचकर बाथरूम में ले जाए और उसका सर पानी से भरे टब से तब तक बाहर न निकाले जब तक उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग न हो जाए। वो पूरे पिछले 1 घंटे से उसके टेस्ट होने का इंतजार कर रहा था कि वो टेस्ट करेगी और वो चेक करके फ्री होकर उसे दूसरा काम देगा और फिर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन वहाँ वो लड़की तो पूरा 1 घंटा यूं हजम कर गई थी कि डकार भी नहीं ली थी। ऊपर से टेस्ट न करने का बहाना भी कि बारिश हो रही थी। लेकिन वो अपना गुस्सा बर्दाश्त करके रह गया, क्योंकि फिलहाल वो उसका सिर्फ टीचर था, उससे बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं कर सकता था। लेकिन खुद को कंट्रोल करने के बावजूद भी उसने सख्त लहजे में कहा, बारिश का टेस्ट से क्या लेना देना? सर, क्यों लेना देना नहीं? बारिश कौन सा बार बार होती है, और टेस्ट का क्या है, वो तो कभी भी हो सकता है। गुस्से में राजवीर ने उसका कान पकड़कर मरोड़ दिया कि वो जोर से तड़प कर रह गई। आइंदा जो भी तुम्हें पढ़ाई करने को दूं वो टाइम पर याद होना चाहिए, चाहे तूफान आए या जलजला, समझी? राजवीर उस लड़की की हरकतों से बुरी तरह तंग हो चुका था। पढ़ने के अलावा उसका हर काम में ध्यान रहता था। उसने कान छोड़ा और गुस्से से कहने लगा, हाथ दो इधर। रिया ने हैरान होकर पूछा, क्यों सर? राजवीर ने संजीदगी से कहा, इसीलिए कि जब तक तुम्हें पनिश नहीं मिलेगी तुम याद नहीं करोगी। फिर उसने रिया का हाथ पकड़ा और अपना पेन उसकी दोनों उंगलियों के बीच रख दिया और फिर दोनों उंगलियों को जोर से दबा दिया। रिया दर्द से करहा कर रह गई, आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वो अपना हाथ नीचे करने की कोशिश कर रही थी, मगर राजवीर की मजबूत पकड़ में उसका हाथ हिल भी नहीं पा रहा था। अगर आगे से याद करोगी तो तुम्हें ये दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। बोलो, याद करोगी ना? राजवीर ने पूछा, क्योंकि वो उस लड़की की लापरवाही से बुरी तरह तंग आ चुका था। रिया ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, यस सर। राजवीर ने फिर उसका हाथ छोड़ दिया, अपना पेन पकड़ा और कहा, खड़ी हो जाओ और अभी सारे सवाल याद करो, और आज जब तक तुम टेस्ट नहीं दोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बज जाए। 6 महीने के बाद तुम्हारे पेपर हैं और तुम्हें जरा भी परवाह नहीं। रिया अपनी उंगलियों को देखकर रो रही थी, जो अब लाल हो चुकी थीं। दिल ही दिल में राजवीर को बुरा भला कह रही थी, उसे दिल ही दिल में कोसती रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जमा की और खड़ी हो गई। राजवीर की किताबें और उसके नोट्स भी उसके सामने ही रखे हुए थे। वो भी लगातार 2 घंटे तक पढ़ाई करता रहा। रिया ने भी पूरे ध्यान से सारे सवाल याद किए। उस दौरान नैतिक भी चाय और पकौड़ों की प्लेट लेकर आ चुका था। रिया ने देखा कि राजवीर पकौड़ों के साथ आराम से चाय पी रहा था और वो बेचारी हसरत भरी नज़रों से पकौड़ों की प्लेट साफ करते हुए देख रही थी। कितना जाहिल और जानवर है, एक पकौड़ा खाने के लिए भी पूछ लेता तो क्या हो जाता, और ऊपर से इतनी जोर से उंगलियां मरोड़ दी। भगवान करे लूली लंगड़ी बीवी मिले इसको। 2 घंटे के अंदर रिया ने सारे सवाल याद कर लिए और टेस्ट भी दे दिया। 3 घंटे तक राजवीर वहीं बैठा रहा। अरे वाह, आज तो टेस्ट बिल्कुल ठीक ठाक दिया है तुमने। मेरे ख्याल से रोज़ तुम्हें यही पनिश मिलनी चाहिए, तभी तुम ठीक रहोगी। चाय का आखिरी घूंट भरकर उसने कप टेबल पर रखा और चला गया। रिया ने भी सुकून की सांस ली। रिया बाहर आई और अपनी माँ से पूछा, मम्मा भूख लगी है, पकौड़े कहाँ हैं? माँ ने फौरन कहा, अरे वो तो सारे ख़त्म हो गए। अब रिया का गुस्सा सारा नैतिक पर उतरा, क्योंकि उसने उसके हिस्से के पकौड़े खा लिए थे। रिया ने नैतिक को 2 थप्पड़ लगाए तो वो जोर से रोने लगा। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया और एग्ज़ाम देने के बाद इस बार रिया का रिजल्ट अच्छा आया था। ए ग्रेड 85%। पापा खुश हुए, मगर सारा क्रेडिट राजवीर को दिया गया। रिया के लिए तारीफ का एक शब्द भी नहीं बोला गया। सारी मेहनत उस बच्चे की है, बहुत मेहनत की है उसने। मैं सोच रहा हूँ शहर की मशहूर मिठाई का डिब्बा उसे दूँ। अपने बाप की बातें सुनकर रिया कहने लगी, पापा मैंने भी तो मेहनत की है ना, मुझे गुलाब जामुन ला कर दें, और वो भी 1 किलो, और उसमें से मैं नैतिक को एक भी नहीं दूंगी। मनीष जी कहने लगे, क्यों दूं मैं तुम्हें कुछ भी? तुम्हारी मेहनत का नतीजा मैं पिछले साल देख चुका हूँ। ये सारी मेहनत राजवीर की है। अगले दिन जब राजवीर आया तो मनीष जी ने फीस के साथ साथ उसे मिठाई का डिब्बा भी दिया।
राजवीर यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर में था और उसने रिया को पढ़ाने के लिए सख्त मेहनत की थी। पेपर के बाद रिया को मोबाइल भी मिल चुका था और दोस्तों में आने जाने की इजाज़त भी उसे मिल चुकी थी। उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन पढ़ाई में उसका दिल अभी भी नहीं लगता था। राजवीर अभी भी उसे ट्यूशन पढ़ाने आता था, लेकिन पहले के मुकाबले अब सख्ती थोड़ी कम हो गई थी, या फिर जानबूझकर राजवीर ने अभी उसे थोड़ी सी ढील दी हुई थी। कॉलेज के बाद रिया और उसके दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, जब अचानक ही रिया की नज़र सामने वाली टेबल पर पड़ी, जहाँ राजवीर बैठा था। साथ में 2-3 लड़के और भी थे। वो सब लंच कर रहे थे। रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी दोस्त हैरान होकर पूछने लगी, क्या हुआ रिया? रिया ने सर झुकाया, कहने लगी, वो जो सामने बैठे हैं ना, वो मेरे सर हैं। दोस्तों ने अचानक पीछे पलट कर देखा। ओफ रिया, तुम्हारे सर तो कितने हैंडसम हैं। रितिका एक हैंडसम से बंदे को देखकर सदमे से पागल होने लगी थी कि इतना हैंडसम बंदा इस बेवकूफ़ और झल्ली सी रिया का टीचर है। रिया ने मुस्कुराकर कहा, बस ये शक्ल से ही अच्छे हैं, गुस्से वाले बहुत हैं, टेस्ट याद ना हो तो बहुत कड़ी पनिशमेंट करते हैं। उसकी दोस्त एकदम चहक कर कहने लगी, अरे तुम तो पागल हो रिया, अगर मेरा टीचर ऐसा हैंडसम होता तो मैं तो अब तक उसे अपना दीवाना बना चुकी होती। रिया कहने लगी, अरे पागल तो तुम हो गई हो, तुम्हें पता नहीं है सर का, उनको जरा सा भी शक हो गया तो वो तो मेरी जान निकाल लेंगे। रितिका आगे कहने लगी, अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार, तुम बस अपने सर को बड़े गौर से प्यार से देखा करो, फिर देखना कैसे वो तुम्हारे दीवाने होते हैं। रिया कहने लगी, क्या क्या वो फिर मुझसे टेस्ट नहीं लेंगे? रितिका कहने लगी, नहीं, फिर तो तुम पर मेहरबानियाँ क्या करेंगे। रिया का दिमाग अब किसी और ही राह पर चलने लगा। इस बार जब राजवीर उसे पढ़ा रहा था तो वो राजवीर को ही देखे जा रही थी। वैसे देखने में इतने भी बुरे नहीं हैं, शक्ल सूरत तो प्यारी है, बस अगर बात भी प्यार से कर ले तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है इनमें। राजवीर ने रिया की तरफ देखा तो वो बुरी तरह से हड़बड़ा गई। ये समझ नहीं आया तुम्हें? राजवीर का अंदाज सख्त हुआ। रिया फौरन चौंकी। जब उसने रजिस्टर पर देखा तो बहुत सारे क्वेश्चन हल हो चुके थे, मगर वो खुद से कुछ भी नहीं कर पाई। उसने नामे सर हिला दिया। एक बार और समझा दें सर, प्लीज़। राजवीर ने गहरी सांस भरी और कहा, मेरी शक्ल की तरफ देखोगी तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि सवाल मेरे चेहरे पर नहीं बल्कि नीचे रजिस्टर पर हल हो रहे हैं। रिया शर्मिंदगी से सर झुका गई। कितनी तेज नजरें हैं इनकी, पता भी चल गया कि मैं इन्हें देख रही हूँ। फिर राजवीर ने दोबारा से उसे वो सारे सवाल समझाए और कहा, अब इन्हें हल करके दो। रिया ने फौरन सारे सवाल हल करके उसे दिखा दिए कि तभी राजवीर ने अचानक उससे सवाल पूछ लिया, एक बात बताओ रिया, कल तुम रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी? रिया का दिल धक से रह गया। उसे अंदाजा नहीं था राजवीर ने उसे रेस्टोरेंट में देख लिया था। रिया ने हिचकिचाते हुए कहा, सर मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गई थी। राजवीर ने संजीदगी से कहा, जिन लड़कियों के साथ तुम गई थी ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगी रिया। रिया ने हैरत से पूछा, क्या मतलब है सर? मैंने कहा वो लड़कियां अच्छी नहीं हैं। रिया, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उन लड़कियों से दोस्ती रखनी चाहिए। वो पढ़ाई में भी कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, इसके अलावा भी वो मुझे ठीक नहीं लगी। अब मैं तुम्हें हर बात नहीं बता सकता, बस जो कह रहा हूँ मेरी बात मानो। आज के बाद तुम मुझे उन लड़कियों के साथ नज़र मत आना। आपको गलत लग रहा है सर, वो बहुत अच्छी हैं और पढ़ती भी हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। राजवीर ने सख्त अंदाज में कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, काफ़ी फैशनेबल थी, यूनिफॉर्म में भी मेकअप कर रखा था, और मुझे नहीं लगता कि उनका पढ़ाई में ध्यान लगता भी होगा। रिया ने माथे पर बल डाल लिए। राजवीर ने जोर देकर कहा, रिया, इंसान की पहचान उसके दोस्तों से होती है। अच्छी लड़कियों से दोस्ती करो ताकि पढ़ाई में भी मदद मिले और तुम भी एक अच्छी स्टूडेंट में गिनी जाओ। उस दिन के बाद रिया बहुत ज़्यादा सावधान हो गई थी। वो अब कम ही रेस्टोरेंट वगैरह जाती, क्योंकि उसे डर लगता था कहीं राजवीर उसे देख न ले। उसने अपने दोस्तों के साथ छुपकर मुलाकातें करनी शुरू कर दी, क्योंकि राजवीर अक्सर रिया की बातें उसके पापा को फ़ौरन बता देता था और वो अपने पापा से बहुत डरती थी, क्योंकि वो रिया की बजाय राजवीर की हर बात को अहमियत देते थे और रिया को राजवीर की बात सुनकर बुरी तरह डांट भी देते थे। एक बार रितिका उससे कहने लगी, रिया, तुम्हें कोई बहुत पसंद करने लगा है, तुमने किसी की रातों की नींदें उड़ा रखी हैं, किसी का चैन छीन रखा है। रिया ये सब सुनकर एकदम से चौंक गई और हड़बड़ाकर उसे देखने लगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। रितिका हंसते हुए कहने लगी, उस दिन मेरा कजन मुझे कॉलेज से लेने आया था, उसने तुम्हें देखा और वो तो तुम्हारा दीवाना हो गया है। आज भी मुझे लेने आएगा, कह रहा था एक बार रिया से बात करवा दो। रिया बुरी तरह घबरा गई।
कहने लगी, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे अपने पापा से डर लगता है। रितिका कहने लगी, अरे छोड़ो रिया, ये डरना वरना कुछ नहीं होता। तुम्हें नहीं पता वो तुम्हें कितना पसंद करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। और अच्छा है ना, अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी पढ़ाई से जान छूट जाएगी। ये सुनकर रिया उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गई। छुट्टी पर विशाल रितिका को लेने आया था, तभी विशाल ने रिया को हेलो किया और उससे फ़ोन नंबर भी ले लिया। पहले तो वो कुछ हिचकिचाई थी, उसे डर भी लग रहा था, लेकिन फिर ये सोचकर अपना नंबर उसे दे दिया कि नंबर देने में क्या जाता है, और फिर अच्छा ही है, लड़का इतना बुरा नहीं है, देखने में ठीक ठाक था, पढ़ा लिखा था, फैमिली भी अच्छी थी। अगर शादी हो जाती है तो उसकी पढ़ाई से जान छूट जाएगी और वो शादी के बाद खूब ऐश करेगी। अब विशाल उससे फ़ोन पर बातें करने लगा था, उसकी बहुत तारीफ करता। रिया को भी ये सब कुछ धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था। कुछ तो वो उम्र के ऐसे पड़ाव पर थी जहाँ ये बातें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, अच्छी लगती हैं। विशाल की बातें रिया को धीरे धीरे पसंद आने लगीं, लेकिन वो हमेशा सावधान रहती। जब भी वो मुलाकात के लिए कहता, रिया उसे मना कर देती, क्योंकि उसे डर लगता था कहीं राजवीर उसे देख न ले। मगर विशाल उससे मुलाकात करने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर करने लगा था। कभी नाराज़ हो जाता, कभी गुस्सा करता और कभी कभी वो बात करना ही बंद कर देता। कहता कि बस बहुत हो गया, इतने दिनों से हम बात कर रहे हैं, एक मुलाकात तो बनती है यार, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? वो कहने लगी, मुझे डर लगता है विशाल, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो। विशाल कहने लगा, मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाऊंगा कि वहां तुम्हारा कोई भी करीबी रिश्तेदार मौजूद नहीं होगा। काफ़ी विनती करने के बाद रिया ने जैसे तैसे मुलाकात करने के लिए हामी भर ली थी, और फिर अगले दिन कॉलेज जाने की बजाय वो बस स्टॉप पर खड़ी विशाल का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद विशाल भी आ गया था। दोनों ही एसी बस में बैठे, जो कि साहिल समंदर पर उतरती थी। उस बस से उतरकर एक खामोश किनारे पर पहुंच गए। वहाँ कोई और नहीं था। वहाँ का माहौल भी काफ़ी रोमांटिक और शांत था। उन्होंने कोने वाली टेबल को चुना और विशाल ने वेटर को बुला लिया और चाय का ऑर्डर दे दिया। विशाल ने रिया का हाथ थाम लिया। रिया पहली बार घबराई, कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो विशाल। विशाल ने हंसते हुए कहा, डेट पर आई हो तो हाथ तो पकड़ना पड़ेगा ना। रिया ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम सिर्फ बातें करेंगे और खाना खाएंगे। विशाल ने मुस्कुराकर कहा, बातें ही तो सुन रहा हूँ पिछले 1 महीने से, और अब सिर्फ बातों से गुजारा नहीं होता, और तुम तो बातें भी ठीक से नहीं करने देती हो, बल्कि बच्चों जैसी बातें करती हो। आज हम बड़ों वाली बातें करेंगे और हरकतें भी। ये कहकर विशाल ने उसकी टांग पर धीरे से अपना हाथ रख दिया तो रिया की जान निकल गई। ये तुम क्या कर रहे हो? वो एकदम से रुआंसी हो गई। रोमांस? मेरी जान, रोमांस कर रहा हूँ विशाल, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, अपना हाथ उठाओ। मगर वो कहने लगा, पहले पहले बुरा लगता है, लेकिन बाद में अच्छा लगता है। वो उसके करीब होने लगा। सुबह का वक्त था, इसलिए वहाँ पर भीड़ न होने के बराबर थी। रिया ने उसका हाथ हटाना चाहा, मगर उसकी गुस्ताखियाँ बढ़ने लगी थीं। तभी उन दोनों के पीछे से एक मर्दाना आवाज़ आई, रिया, ये क्या कर रही हो? रिया के साथ साथ विशाल भी कांप सा गया। दोनों ने एक साथ पीछे पलट कर देखा तो राजवीर वहाँ खड़ा था और बड़े गुस्से से रिया को घूर रहा था। राजवीर ने विशाल की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की के साथ ऐसी हरकत करने की? विशाल एकदम से घबरा गया और बोला, आप कौन है? राजवीर ने सख्त शब्दों में कहा, मैं जो भी हूँ, तुम्हें इससे क्या? फिर राजवीर ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से झटक कर खड़ा कर दिया। वो गुस्से से दहाड़ा था, कॉलेज का बहाना बनाकर तुम अब ये सब कुछ करने लगी हो? रिया की तो जैसे जान निकल गई थी। राजवीर के साथ 2 लड़के और भी थे जो हैरत से उसे देख रहे थे। राजवीर ने उन लड़कों से कहा, मैं आपको कुछ देर के बाद ज्वाइन करूंगा, ये मेरी कजिन है और मैं इसे इसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। ये कहकर राजवीर रिया को अपने साथ होटल से बाहर लेकर आ चुका था, जहाँ उसकी बाइक खड़ी थी। राजवीर ने कहा, बैठो मेरे पीछे। रिया ने बेबसी से कहा, सर, मैं घर नहीं जाऊंगी, आप मुझे कॉलेज छोड़ दें। अब वो रोने लगी थी। राजवीर ने सख्त शब्दों में कहा, चुपचाप बाइक पर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा और मनीष अंकल के सामने खड़ा करूंगा। उन्हें बताऊंगा कि उनकी बेटी को मैं कहाँ से लेकर आया हूँ। रिया तो एकदम से डर गई, कहने लगी, ऐसा मत करें सर, प्लीज़, मेरे पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। राजवीर ने सख्त शब्दों में कहा, तुम्हारी यही सज़ा होनी चाहिए, चलो बैठो। रिया की तो जैसे जान निकल गई थी। वो जानती थी कि उसके पापा अब सच में उसे नहीं छोड़ेंगे।
वो राजवीर के पीछे बैठ गई, लेकिन बुरी तरह कांप रही थी। रिया सोच भी नहीं सकती थी कि राजवीर उनके साथ ऐसा भी कर सकता है। उसी वक्त वो उसे घर ले आया। जब घर की डोरबेल बजाई तो नैतिक ने दरवाजा खोल दिया। रिया को रोता देखकर, उसके साथ राजवीर को गुस्से में खड़ा देखकर नैतिक हैरान हुआ। कहने लगा, क्या हुआ? राजवीर ने कहा, तुम्हारे पापा घर पर हैं? नैतिक ने जवाब दिया, जी सर, वो तो घर पर ही है। राजवीर रिया का हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर ले गया। रिया बार बार कह रही थी, भगवान के लिए सर, मेरे पापा को कुछ मत बताइएगा। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ, प्लीज सर। लेकिन राजवीर ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। उस वक्त रिया के पापा नाश्ता कर रहे थे। राजवीर के साथ उसे देखकर वो बुरी तरह हैरान हो गए। राजवीर ने कहा, आपको पता है आपकी बेटी कॉलेज का बहाना बनाकर कहाँ जाती है? रिया अब बुरी तरह रो रही थी। उसके विनती करने का राजवीर पर कोई भी असर नहीं हुआ था। वो उसके पापा को सब कुछ बताने जा रहा था, जबकि उसके पापा हैरानी से राजवीर को देखने लगे। आखिर हुआ क्या है राजवीर बेटा, कुछ हुआ है क्या? राजवीर ने सफाई दी। मैं ऑफिस के काम से गया था, वहाँ मुझे इंजीनियर के साथ ज़मीन और अपार्टमेंट की बातें देखनी थी, और जब वहाँ समंदर किनारे बने होटल में नाश्ता करने के लिए बाहर गया तो वहाँ मैंने इसे एक लड़के के साथ देखा। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ये ऐसी हरकत कर सकती है, एक आवारा लड़के के साथ। ये वहाँ क्या कर रही थी, ये मैं बता नहीं सकता। रिया के पापा का तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। वो रिया के पास गए और एक जोरदार थप्पड़ उसे मार दिया कि रिया गिरते गिरते बची। उसकी माँ तुरंत रसोई से बाहर आई। राजवीर ने कहा, मुझे तो यकीन नहीं आया था, शायद इसी वजह से रिया की पढ़ाई में रुचि नहीं है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसकी शादी करवा दें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ ऐसा कर बैठे कि आप किसी से नज़र मिलाने के काबिल न रहें। रिया ने गुस्से से तड़प कर राजवीर की ओर देखा। उसकी इस बात ने उसकी रग रग में गुस्सा भर दिया था। आखिर वो होता कौन था, उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाला और उसके लिए फैसले लेने वाला? एक नफरत की लहर थी जो उसे इस वक्त राजवीर के लिए सख्त महसूस हो रही थी। राजवीर के लिए उसका दिल गुस्से से भर चुका था। जब वो कह रही थी कि उसके पापा को मत बताना, वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी, तो वो उसकी बात मान भी सकता था, और वो सच में ऐसा कभी ना करती। वो अपने कमरे में चली गई और तब से राजवीर से बेतहाशा नफरत करने लगी थी। अब जब भी राजवीर उसे पढ़ाने आता, वो बिल्कुल खामोशी से पढ़ती। रिया ने अपने दोस्तों से बातचीत करना बंद कर दिया था। मोबाइल भी मनीष जी ने ले लिया था। उसके पापा ने साफ कहा था कि बस सीधा जाओ और पढ़कर वापस आओ, वरना मैं सच में तुम्हारी शादी किसी भी ऐरे गैरे से कर दूंगा और फिर दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। रिया ने पूरी संजीदगी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अब वो अपने सामने किसी भी लड़के का जिक्र सुनना नहीं चाहती थी। रिया के माँ बाप ने उसे प्यार से भी समझाया कि ये सब उसकी भलाई के लिए था, ताकि वो किसी गलत लड़के के चक्कर में न फंसे। 2 साल तक राजवीर ने रिया को पढ़ाया, फिर इंजीनियरिंग के बाद से उसने आना छोड़ दिया था। रिया अब खुद पढ़ने लगी थी और किसी ट्यूशन की अब उसे ज़रूरत भी महसूस नहीं थी। यूनिवर्सिटी जाने के बाद भी वो लगातार मेहनत करती रही। एक दिन रिया के पापा और उसकी माँ उसके कमरे में आ कहने लगे तुम्हारे पापा के दोस्त अपने बेटे का रिश्ता तुमसे करना चाहते हैं। वो लोग काफ़ी सालों से जिद कर रहे हैं। रिया ने कहा, ठीक है, जो आपको मेरे लिए सही लगे वो करें। उसने खामोशी से कहा और सर झुका लिया। उसकी माँ एकदम से खुश हो गई। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना रिया? रिया ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचा बेटा, हमेशा तुम्हारा भला चाहा। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ ने उसे समझाया कि ये सब कुछ तुम्हारी सेफ्टी के लिए था, ताकि किसी भी गलत फैसले में ना पड़ो। वैसे रिया, अगर तुम चाहो तो लड़के की तस्वीर देख सकती हो, मैंने तुम्हारी कबर्ड में रख दी है। मैं जानती हूँ तस्वीर देखकर तुम्हें हैरानी का झटका जरूर लगेगा, लेकिन हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा है, तुम जिंदगी भर खुश रहोगी। लेकिन रिया ने तो जैसे उनकी बात सुनी ही नहीं थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके माँ बाप किसके साथ उसकी शादी कर रहे हैं। माँ के कमरे में जाने के बाद भी उसने कबर्ड खोलकर नहीं देखा था कि उसकी मंगनी किस लड़के से हो रही है। खैर, रिया का रिश्ता तय हो गया। उसकी होने वाली सास ने उसकी उंगली में मंगनी की अंगूठी भी पहना दी थी और कहा कि शादी तब होगी जब रिया की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। रिया का पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर था। उसने ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि उसका मंगेतर कौन है। उसे जो लेसन कम उम्र में मिला था उसके लिए वही काफ़ी था। बस उसे राजवीर से नफरत थी। वो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी।
क्योंकि उसकी शिकायत करने की वजह से ही वो अपनी माँ बाप की नज़रों में गिर गई थी। उसे जब राजवीर की बातें याद आती तो अंदर एक आग सी भड़क जाती। मनीष साहब, आप इसकी शादी कर दें, ये ना हो ये कल को कुछ ऐसा कर दे कि आप किसी से नजरें मिलाने के काबिल ना रहें। जब जब ये शब्द उसके कानों में गूंजते थे, वो राजवीर के खिलाफ अपनी नफरत को दुगना कर लेती थी। वो आर्किटेक्चर बनना चाहती थी और कड़ी मेहनत के बाद उसने कामयाबी हासिल कर ली थी। एक बार रिया ने अपने पापा से कहा कि वो कुछ महीने जॉब करना चाहती है। पापा ने कहा, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जॉब तुम वहाँ करोगी जहाँ मैं चाहूँगा। मेरे बहुत से जानने वाले हैं, तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा। रिया ने कहा, ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा। मनीष जी ने रिया की सीवी और डॉक्यूमेंट्स की तस्वीर मांगी थी, जो उसने भेज दी थी। कुछ दिन के बाद मनीष जी ने बताया कि वो अगले हफ्ते से जॉब पर जा सकती है। उन्होंने उसके ऑफिस का एड्रेस भी उसके नंबर पर सेंड कर दिया था। काफ़ी बड़ी और अच्छी बिल्डिंग थी। रिया ने अंदर जाकर काउंटर पर जाकर अपना नाम बताया। वहाँ मौजूद एक औरत ने कहा, आप 2 मिनट रुककर वेट करें, मैं बस कॉल करके आपको अंदर भेजती हूँ। रिया वहाँ बैठकर इंतज़ार करने लगी। वही औरत कुछ देर के बाद आई और कहने लगी, मैम आप अंदर जा सकती हैं। रिया अपनी फ़ाइल अपने साथ लेकर अंदर गई। जैसे ही अंदर दाखिल हुई, सामने बैठे इंसान को देखकर हैरान रह गई। बॉस की सीट पर राजवीर बैठा था। उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। इन 3-4 सालों में वो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गया था। पर्सनालिटी और भी निखर गई थी। जिम कर करके मसल्स पहले से भी हैवी हो गए थे। उसे देखकर वो इतना हैरान हुई कि उससे नज़रें हटाना भूल गई कि तभी राजवीर की आवाज़ ने ही उसका सकता तोड़ा था। आइए बैठिए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके पापा ने उसे राजवीर के ऑफिस में भेजा है। इतनी जल्दी वो इस कंपनी का मालिक कैसे बन गया। राजवीर ने कहा, रिया खड़ी क्यों हो, अंदर आ जाओ। रिया मरे मरे कदम उठाती हुई उस तक पहुंची और अपनी फाइल टेबल पर रख दी। राजवीर ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मनीष अंकल से मेरी बात हो गई है। रिया ने कहा, अगर मुझे पता होता कि पापा मुझे आपके ऑफिस में भेजेंगे तो मैं कभी भी जॉब नहीं करती। उसकी बात पर राजवीर ने हैरत से उसे देखा और कहने लगा, यहाँ जॉब करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने मेरिट पर सब चाहती थी, सिफारिश पर नहीं। उसकी बात पर राजवीर धीरे से मुस्कुरा दिया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके मामले में बहुत पजेसिव हूँ। आपको कहीं और जॉब करने की इजाज़त नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने ही मनीष अंकल से कहा था कि अगर रिया जॉब करना चाहे तो सिर्फ मेरे ऑफिस में करेगी। ये सुनकर रिया ने बड़ी हैरत से उसे देखा। ये कौन होता है मेरे बारे में फैसला करने वाला, और मैं इसका एहसान क्यों लूँ? वो अंदर ही अंदर गुस्से से तड़प कर रह गई। राजवीर ने इंटरकॉम पर कॉल की और एक लड़की अंदर आई। कहने लगा, रिया को आज के बाद आप अपने साथ रखेंगी और इसे गाइड भी करेंगी। वो लड़की रिया को बाहर ले गई और फिर उसी लड़की ने बताया कि राजवीर ने 1 साल पहले ही ये नई कंपनी खड़ी की है, जहां कंस्ट्रक्शन के काम के अलावा भी 2-3 इंजीनियर लड़के और लड़कियां काम कर रहे थे। यहाँ का माहौल काफ़ी साफ सुथरा और खुशगवार था। लोग काफ़ी समझदार थे, लेकिन रिया यहाँ काम नहीं करना चाहती थी। उसे राजवीर से वैसे भी सख्त नफरत थी, लेकिन मजबूर थी। उसके पापा ने साफ कह दिया था, अगर जॉब करनी है तो यहीं करो, वरना घर बैठो। अब उसे यहाँ पर आए 1 महीना हो चुका था। उस दिन राजवीर ने स्टाफ से कहा कि वो एक होटल में पार्टी देने जा रहा है और सब ने आना है। रिया का उस पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन राजवीर ने ख़ास तौर पर कहा, आप अच्छे से तैयार होकर आइएगा, बहुत से लोगों से आपको मिलवाना है। रिया को नहीं मालूम था ये बात राजवीर ने उसके माँ बाप से भी की होगी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे एक खूबसूरत सी ब्लैक कलर की फ़्रॉक पहनने को दी थी। रिया ने पूछा, मम्मा मुझे क्यों इतना तैयार कर रही हैं? ये तो एक आम सी पार्टी है। उसकी माँ ने कहा, अच्छा चलो तैयार हो जाओ, पार्टी में तुम्हें सबसे खूबसूरत लगना बहुत ज़रूरी है। ये पार्टी तुम्हारे लिए है रिया। रिया होटल पहुंची। राजवीर हॉल के बाहर खड़ा था, सबसे हाथ मिला रहा था। जैसे उसने रिया की गाड़ी देखी, मुस्कुराकर उसके पास आया। रिया बुरी तरह हैरान हुई जब राजवीर ने उसकी पिछला दरवाज़ा खोला और हाथ बढ़ाकर कहा, आइए। वो गाड़ी से नीचे उतर आई और धीरे कदमों से राजवीर के साथ चलने लगी। राजवीर उसे बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा था और रिया को ये नज़रें अपने अंदर तक उतरती महसूस हो रही थीं। जब राजवीर ने उसके कान में धीरे से सरगोशी करते हुए कहा, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, सो ब्यूटीफुल। रिया हैरान और थोड़ी सी बेयकीन सी हुई थी। आज तक राजवीर ने उसे इस तरह से तारीफ कभी नहीं की थी। वो उसे साथ लेकर आगे की ओर बढ़ गया
सब लोग मुस्कुरा रहे थे। किसी ने कहा, राजवीर ये कौन है? राजवीर ने कहा, ये रिया है, मेरी फियांसी। ये सुनना था कि रिया पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो हैरत से राजवीर को देखने लगी। तो क्या उसकी मंगनी राजवीर से हुई थी? उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। शायद उसने गलत सुन लिया है। उसने अपना हाथ राजवीर के हाथ से खींच लिया। राजवीर हैरान हुआ। क्या हुआ रिया, हाथ क्यों खींच लिया? रिया ने कहा, आप सबके सामने मुझे अपनी मंगेतर कैसे कह सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती? राजवीर हल्के से हंस दिया। मंगेतर को मंगेतर नहीं कहूँगा तो और क्या कहूँगा? और इसमें शर्म की क्या बात है? रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। रिया को बस यही मालूम था कि उसका रिश्ता पापा ने अपने किसी दोस्त के बेटे से तय किया है। वो नहीं जानती थी कि वो लड़का राजवीर था। उसके पापा को आखिर राजवीर में नजर क्या आया? वो तो उससे उम्र में इतना बड़ा था। ये सोच कर ही रिया का दिमाग सुन्न हो गया। वो हॉल से बाहर भाग गई। राजवीर उसके पीछे पीछे आया। रिया, कहाँ जा रही हो? रिया, रुको। लेकिन रिया रुकने की बजाय और भी तेजी से आगे बढ़ने लगी और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। ड्राइवर से कहा, घर चलो। पूरे रास्ते वो रोती रही। जैसे ही गाड़ी घर के पास रुकी, वो फौरन अंदर चली गई। दरवाजा नैतिक ने खोला था। आपको क्या हुआ दीदी, रो क्यों रही हैं? मामा कहाँ हैं? रिया ने गुस्से से पूछा। किचन में है। रिया फौरन से किचन में चली गई। रिया को देखकर उसकी माँ ने हैरानी से पूछा, अरे इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? रिया की आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या हुआ रिया, आपने मेरी मंगनी किससे की है? उसकी माँ कहने लगी, राजवीर से। लेकिन क्यों पूछ रही हो? रिया ने कहा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो लड़का राजवीर है? माँ ने हैरत से देखा। तुमसे पूछ कर ही फैसला किया था रिया कि वो लड़का राजवीर है। और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। बहुत ही अच्छा शरीफ बच्चा है, मेहनती है, संस्कारी है। माँ बाप के लिए किसी गैर पर भरोसा करना आसान नहीं होता। और राजवीर हमारा देखा भाला बच्चा है। रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, मामा वो मुझसे इतना बड़ा है, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। उसकी माँ ने तुरंत कहा, 8 साल का फ़र्क मामूली सा फ़र्क है। वो एक अच्छे संस्कारों वाला लड़का है, अपना बिजनेस करता है। उसके पापा तुम्हारे पापा के अच्छे दोस्त भी हैं। फिर उस लड़के पर भरोसा था, तभी तभी उसे तुम्हें पढ़ने के लिए कहा था। ऐसी कौन सी बुराई नजर आई तुम्हें उसमें? रिया रोती हुई अपने कमरे में चली गई। रात को जब उसके पापा आए तो काफ़ी सीरियस और चुपचाप थे। रिया को रोता देखकर बोले, आओ बैठो मेरे पास। रिया फौरन अपने पापा के पैरों में बैठ गई और उनके घुटनों पर अपना सर रख दिया। रोते हुए कहने लगी, मुझे राजवीर से शादी नहीं करनी पापा, आप उन्हें मना कर दें। इसके अलावा आप जिससे भी कहेंगे मैं उससे शादी कर लूँगी। ये सुनकर उसके पापा के माथे पर बल पड़ गए। कोई एक कमी बता दो, एक वजह बता दो कि मैं संतुष्ट हो जाऊं। एक वजह बताओ इनकार की, कि तुम सही हो और मैं गलत, कि राजवीर तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, आज तक कभी उसे कोई गलत काम करते नहीं देखा। बहुत ही सभ्य संस्कारी बच्चा है, एक कामयाब बिजनेसमैन है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस रिश्ते पर ऐतराज़ होना चाहिए। रिया ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन फिर भी मुझे ऐतराज़ है पापा। ये ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी है, मुझे उसके साथ नहीं गुजारनी। रिया के पापा परेशान हो गए। आज तक रिया ने कभी इतनी जिद नहीं दिखाई थी। 2 साल होने वाले हैं, अब इनकार करूँगा तो कितना बुरा लगेगा। तुम्हें मेरी इज्जत का कोई भी ख्याल नहीं? उस लड़के में कोई ऐब नहीं है, न कोई बुराई है। तो मुझे बताओ, क्या वजह बताकर इस रिश्ते से इनकार करूं, वो भी अब जब 2 साल मंगनी को होने वाले हैं? उसने आखिर तुमसे ऐसा क्या कह दिया जो तुम इस रिश्ते पर ऐतराज़ करने लगी? रिया के पास ऐसी कोई वजह नहीं थी जो बताती। क्या कहती कि उसने उसे एक आवारा लड़के से बचाया था? रिया के पापा काफ़ी परेशान थे। 2 महीने के बाद वो लोग विदाई मांग रहे हैं। अब तुम ही मुझे बताओ कि कैसे इनकार करूं। तुमने तो मुझे अजीब मुसीबत में डाल दिया है, और तुम्हें इतनी ही तकलीफ थी तो 2 साल पहले ही बता देती, मैं उसी वक्त इनकार कर देता, कोई भी बहाना बना देता। इतना पुराना रिश्ता है, इतनी चाहत वो लोग दिखाते हैं, समझ नहीं आ रहा कि मैं इनकार कैसे करूं। रिया चुप रही। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे वो फ़ोटो देख लेनी चाहिए थी तो ज़्यादा अच्छा था। उसी समय रिश्ते से इनकार हो जाता। वो एज में मुझसे बहुत बड़ा है, उसने एक कमज़ोर सी दलील दी। उसके पापा ने कहा, बस यही एक वजह? ये तो कोई ठोस वजह नहीं है। और एज में वो तुमसे सिर्फ 8 साल बड़ा है, इतना तो मैं भी तुम्हारी माँ से बड़ा हूँ। तो क्या हमारी ज़िंदगी नहीं गुजर रही? रिया ने कहा, बस मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता था कि आपने मेरी मंगनी मेरे सर से की है। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा।
मुझे ये नहीं पता था कि वो राजवीर है। मुझसे गलती हो गई जो मैंने माँ की दी हुई वो फ़ोटो नहीं देखी। मनीष जी ने कहा, बस इतनी सी बात पर मंगनी तोड़ना चाहती हो कि वो तुमसे 8 साल बड़ा है और तुम्हारा टीचर रह चुका है। मैं क्या कहूँगा लोगों से कि मेरी बेटी को पता नहीं था कि उसकी मंगनी किससे हुई है, क्योंकि उसने फ़ोटो देखा ही नहीं था कि उसकी मंगनी उसके सर से हुई है। देखो बेटा, इस रिश्तों में इनकार नहीं किया जाता, उसमें कोई बुराई नहीं है, पुराना रिश्ता है। रिया बेबसी की हद पर थी और फिर कांपते होंठों से बोली, ठीक है पापा, आप इनकार न करें। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये सुनकर मनीष जी ने सुकून की गहरी सांस भरी, लेकिन रिया का दिल अंदर से संतोष नहीं पा रहा था। उसके बाद रिया ऑफिस नहीं गई। कुछ दिन के बाद वो लोग शादी की तारीख पक्की कर चुके थे। रिया अब चुप चुप सी रहने लगी थी। राजवीर की माँ बहुत सारे तोहफे लेकर आई थी और कहने लगी, अगर आपको बुरा न लगे तो रिया को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाना चाहती हूँ। कपड़े इसी ने पहने हैं तो अच्छा है, अपनी मर्जी से खरीद ले। लेकिन रिया ने इनकार कर दिया, नहीं, मुझे नहीं जाना, आप लोग जो लेंगे मैं वो पहन लूँगी। रिया के लिए पति पत्नी का ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी का रिश्ता था। वैसे भी शादी को लेकर उसने बहुत ज़्यादा सपने तो नहीं सजाए थे, लेकिन वो बस इतना चाहती थी कि वो जो कोई भी हो उसकी ही उम्र का हो, दोनों दोस्तों की तरह रहें। और राजवीर उसमें बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता था। उसकी आदत रौब जमाने वाली थी, हुक्म देने वाली थी, और रिया उसके सामने बात भी नहीं कर सकती थी। रिया सोच रही थी कि सारी ज़िंदगी उसे क्या ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा, हर वक्त हर बात पर डिग्रेड किया जाएगा। वो कभी उसकी एक नालायक स्टूडेंट रही है, आज जो कुछ है वो राजवीर की वजह से है। क्या वो ये ताने उसे देगा? वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके पापा ने रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दी थी। रिया अनजाने में इस रिश्ते में उलझ गई थी, लेकिन राजवीर को सब कुछ मालूम था। शायद उसे शौक था सबके सामने अपने आप को महान दिखाने का। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। शादी के दिन करीब आते जा रहे थे और रिया का दिल एकदम से हौलने लगा था। वो सारी शॉपिंग बराए नाम के लिए कर रही थी। शादी का जोड़ा राजवीर की माँ लेकर आई थी और वो सारा सामान भी देकर जा चुकी थी। मेहंदी की रस्म के लिए राजवीर ने मना कर दिया था क्योंकि उसे ऐसी रस्में पसंद नहीं थीं। रिया की शादी उसके पापा ने बहुत शानदार हॉल में की थी। रिया दुल्हन बनी, ऐसी लग रही थी जैसे कोई परी हो, उसने ये देखा भी नहीं था। बड़ी बेदिली से रिया ने शादी की रस्में पूरी की थीं और फिर शादी हो गई। शादी के बाद उसे राजवीर के साथ लाकर स्टेज पर बिठा दिया गया। उसके बाद की सारी रस्में बड़ी खामोशी से हुईं। दूध पिलाई की रस्म नैतिक ने की थी क्योंकि कोई बहन तो थी नहीं। विदा होते समय रिया अपने पापा के गले लगकर रोती रही। वो इस बात पर भी रो रही थी कि वो एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी में शामिल हो रही है जो हर तरह से उससे बेहतर है और सारी ज़िंदगी अपनी बढ़ाई उसे दिखाता रहेगा। रिया के पापा ने रिया का हाथ राजवीर के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, अगर मेरी बेटी से कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसे इग्नोर कर देना। मैंने बहुत प्यार से इसे पाला है। राजवीर ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मैं जानता हूँ आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। विदाई के दौरान भी उसकी माँ उसे नसीहतें करती रहीं कि किसी को शिकायत का मौका मत देना। फिर उसका हाथ पकड़कर गाड़ी तक ले गईं। पिछली सीट पर रिया और राजवीर की माँ बैठ गईं। आगे राजवीर अपने पापा के साथ बैठ गया। रिया चुप नहीं हो पा रही थी, वो लगातार रो रही थी। राजवीर की माँ उसे तसल्लियाँ दे रही थीं। कहने लगी, मैं जानती हूँ बेटा, ये वक्त हर लड़की के लिए मुश्किल होता है, लेकिन बेटा तुम्हें खुद को संभालना होगा। हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, तुम्हें वहाँ भी बिल्कुल अपने माँ बाप के जैसा प्यार मिलेगा। घर पहुँचते ही रिया को राजवीर के कमरे में बिठा दिया गया। रिया अभी भी रो रही थी। कुछ देर के बाद राजवीर अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया और उसके सामने बैठ गया। रिया को रोते देखकर साइड टेबल से टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाले और उसके आगे बढ़ा दिए। लो, आंसू साफ कर लो। रिया ने कांपते हाथों से टिश्यू ले ली और अपनी आंखें साफ करने लगी। परेशान मत हो, मैं कल ही तुम्हें मनीष अंकल के घर छोड़ दूंगा। मुझे पता है कि लड़की के लिए ये सब आसान नहीं होता, अपने माँ बाप को, अपने घर को छोड़ना, लेकिन मेरे ख्याल से आजकल के दौर में लड़कियाँ इतना भी नहीं रोती जितना तुम रो रही हो। फिर अपनी जेब से एक मखमली डिबिया निकाली और अंगूठी पहनाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। रिया ने अनजाने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। राजवीर ने अंगूठी पहनाकर कहा, जब तुम पार्टी में आई थी तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक तुम वहाँ से वापस क्यों चली गई थी, और अब इतना रो क्यों रही हो? राजवीर उसी दिन से उलझा हुआ था। रिया ने नज़रें झुका लीं और उंगलियों को आपस में मरोड़ने लगी, जैसे बेहद टेंशन में हो। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी।
मैं आपसे ही शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे मुझे आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं नहीं जानती थी कि मेरा रिश्ता आपके साथ तय हुआ है। मुझे बस ये कहा गया था कि पापा के दोस्त के बेटे का रिश्ता है। राजवीर खामोशी से रिया की बातें सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, फिर इनकार क्यों नहीं किया? उस वक्त माँ ने मेरी बात नहीं मानी। पापा ने कहा पुराने रिश्ते खराब हो जाएंगे और आप में कोई कमी नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं और इनकार की कोई वजह नहीं। वो आंसू साफ करते हुए एक ही सांस में बोले गई, ये जाने बगैर कि सामने वाले के दिल पर क्या गुजर रही है। सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि मैं आपको पसंद नहीं था, और ये वजह तो इनकार के लिए काफ़ी थी ना। रिया ने कहा, इस वजह को किसी ने कोई वजह नहीं माना। क्यों नहीं माना? ये तो बहुत अहम वजह है। अगर तुम मुझे पसंद न होती तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। लेकिन तुम मुझे कभी भी बुरी नहीं लगी थी। 2 साल तक मैंने तुम्हें पढ़ाया और जान चुका था कि तुम बहुत भोली भाली और मासूम सी हो। तुम समाज की हवा से एकदम सुरक्षित हो, जिस एडवांस समाज की हवा में बहुत सी लड़कियां गलत आदतों में फंस जाती हैं। इसीलिए जब पापा ने पूछा तो मैं इनकार न कर सका। मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही हमसफ़र चाहिए थी। खैर, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की गई है। अगर तुम मुझे फ़ोन कर देती तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देता। ये कहकर वो उठकर खड़ा हो गया। कमरे से बाहर जाने लगा कि रिया कुछ हैरान हुई। आप कहाँ जा रहे हैं? कहने लगा, मैं तुम्हें पसंद नहीं, इसलिए मुझे इस कमरे में नहीं होना चाहिए। कल मैं खुद मनीष अंकल से बात कर लूँगा। तुम्हारे इनकार को आखिर उन लोगों ने अहमियत क्यों नहीं दी? रिया फ़ौरन से खड़ी हुई। सर प्लीज़ आप मेरी बात सुने। वो डर गई कि उसके माँ बाप क्या सोचेंगे कि उसने अपनी नापसंदीदी का इजहार अपने पति से कर दिया। वो जल्दी से राजवीर के पास आई। प्लीज़ आप कमरे से बाहर ना जाएं। मेरे माँ बाप मुझे बहुत डांटेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे। देखिए सर, अगर आपने मुझे तलाक दे दी तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी। फिर मैं आगे की ज़िंदगी का गुजारा कैसे करूँगी? राजवीर कहने लगा, गुजारा क्यों करोगी? ज़िंदगी गुजारा करने के लिए नहीं मिलती। जब मैं खुद बात करूँगा तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। लेकिन तुम्हें यूं घुट घुट कर बिना अपनी मर्जी के मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। रिया कहने लगी, इससे क्या होगा सर? फिर कोई भी तो मुझसे शादी नहीं करेगा। अब राजवीर के माथे पर बल पड़ गए। आपकी बात ठीक है, मगर अगर आप मुझसे कह देती तो मामला कभी भी यहाँ तक न पहुँचता। सर आप मुझे बस कुछ वक्त दें, मैं तलाक नहीं चाहती। रिया की बात सुनकर राजवीर कमरे से बाहर नहीं गया। कहने लगा, जब तक तुम्हारे दिल में मेरी जगह नहीं बन जाती मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ये कहकर राजवीर अलमारी के पास गया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। जब वापस निकल कर आया तो तकिया उठाकर सोफे पर लेट गया। तुम बेड पर आराम से सो सकती हो। रिया उसके इस अंदाज को देखकर हैरान थी। ना तो उसके शब्दों में सख्ती थी, ना वो गुस्से से बात कर रहा था। लग रहा था जैसे ये वो राजवीर है ही नहीं जिससे वो पढ़ती थी। अगले दिन रिया कमरे से बाहर आई और अपने सास ससुर के साथ ही उसने नाश्ता किया। अगले ही दिन राजवीर ने उसे उसके माँ बाप के घर भेज दिया था, क्योंकि वो बहुत उदास हो रही थी। रिया अंदर ही अंदर डरी हुई भी थी कि कहीं वो उसके पापा को दोबारा से शिकायत न लगा दे कि आपकी बेटी तो मुझे पसंद ही नहीं करती है। लेकिन राजवीर ने इस बार उसकी कोई भी शिकायत नहीं लगाई थी। 2 दिन बाद वो उसे लेने भी आ गया और रिया उसके साथ चली गई। रास्ते में राजवीर कहने लगा कि मैं तुम्हें कभी भी कमरे में परेशान नहीं करूँगा, लेकिन सबके सामने मजबूरी है कि मुझे तुम्हारे साथ वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे कि पति पत्नी रहते हैं। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह जब वो उसके कपड़े प्रेस करने लगी तो राजवीर ने उससे अपने कपड़े ले लिए। नहीं, तुम रहने दो, मैं अपने काम खुद करने का आदी हूँ। ये कहकर वो खुद ही प्रेस स्टैंड के पास खड़ा होकर अपने कपड़े प्रेस करने लगा। रिया को अब अपनी बातों पर शर्मिंदगी सी हो रही थी, क्योंकि उसका रवैया तो एकदम बदला बदला सा था। एक बार वो रिया को अपने दोस्त के घर दावत पर लेकर गया। उसकी दोस्त, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थी, कहने लगी, रिया आपने क्या पढ़ा है? रिया कहने लगी, मैं आर्किटेक्चर हूँ। कहने लगी, तो फिर आप राजवीर के साथ ऑफिस में उनकी हेल्प क्यों नहीं करवाती? मुझे देखिए, मैं डॉक्टर हूँ और अपने पति के साथ घर के आधे खर्चे उठाती हूँ। राजवीर कहने लगा, मुझे तो रिया ने बहुत बार कहा और वो बहुत अच्छी आर्किटेक्चर भी है, लेकिन क्या है ना कि मुझे ये सब पसंद नहीं। और जब मेरा काम अच्छा है और मुझे ऐसी कोई मजबूरी नहीं कि मैं अपनी पत्नी से काम करवाऊँ, तो फिर क्या ज़रूरत है कि रिया घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ ऑफिस की जिम्मेदारियां भी संभाले। उसने रिया को अपने दोस्त और उसकी पत्नी के साथ डिग्रेड बिल्कुल भी नहीं किया था। रिया को हैरानी हुई।
उसे तो अच्छा खाना बनाना भी नहीं आता था। अक्सर कभी नमक तेज हो जाता, कभी मिर्च तेज हो जाती। शुरू शुरू में तो उसकी सास ने यही कहा कि कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। लेकिन अब तो अक्सर ही ऐसा होने लगा तो रिया की सास भी अब उससे चिढ़ने लगी थी कि तुम्हें इतनी बार समझाया है, पता नहीं तुम जानबूझकर खराब खाना बनाती हो ताकि तुम्हें बनाना ना पड़े। जब ये बात राजवीर ने सुनी तो कहने लगा, मामा आपको क्या हो गया है? कितने साल हो गए आपको खाना बनाते हुए? मेरे ख्याल से 20-25 साल तो हो गए होंगे। तब भी कभी कभी आपसे गलती हो ही जाती है। और आप जानती हैं ना रिया का अपने माँ बाप के घर कैसा रहन सहन था। वो उनकी इकलौती और लाडली बेटी है, और वो क्यों जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश करेगी? और वैसे भी मुझे उसके खानों में कोई कमी नज़र नहीं आती। दादी बताती थी मुझे कि आप भी अपनी शादी के नए दिनों में ऐसी ही गलतियां करती थीं, लेकिन आपने भी धीरे धीरे सब सीख लिया ना, तो वो भी सीख जाएगी। आप क्यों उसे अपनी उम्र और अपने अनुभव के हिसाब से देखना चाहती हैं? आप तक पहुंचने के लिए उसे अभी 30 साल और चाहिए। और राजवीर की माँ एकदम से चुप हो गई। वो हर बार रिया को बड़े प्यार से समझाता और उसकी गलती को जाहिर नहीं करता था, और ना ही उसे डिग्रेड करने की कोशिश करता। ना चाहते हुए भी रिया राजवीर से मोहब्बत करने लगी थी, क्योंकि वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। एक बार राजवीर को बुखार हो गया तो रिया देर रात तक उसके माथे पर पानी की पट्टियां रखती रही। जैसे ही राजवीर का बुखार कुछ कम हुआ तो उसने आंखें खोलकर देखा। अपने सामने बैठी रिया को देखकर कहने लगा, तुम क्या कर रही हो? मैं दवाई खा चुका था ना, मैं ठीक हो जाता। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी अपनी रात काली करने की? और रिया एकदम से रोने लगी। मुझे माफ़ कर दें राजवीर, मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे आप बुरे नहीं लगते थे। एक्चुअल में मुझे लगा आप मेरे साथ वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे, जब आप मुझे पढ़ाते थे। मुझे लगा कि आप मुझे सबके सामने डिग्रेड करेंगे, सबको बताएंगे कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, क्योंकि आपके बिना तो मैं एक कदम चल भी नहीं सकती थी। लेकिन आपने किसी के सामने मुझे डिग्रेड नहीं किया, बल्कि मेरी तारीफ़ें करते रहे, मेरी ऐसी खूबियाँ बताते रहे जो मुझ में है ही नहीं। मैंने आपको बहुत गलत समझा राजवीर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। राजवीर उसे बड़े गौर से देख रहा था, फिर उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, तब तुम बच्ची थी, और उस उम्र में लड़की अक्सर पढ़ाई से जान छुड़ाती है, इसीलिए तो मैं तुम्हें डांटता था, क्योंकि उस वक्त तुम्हें डांटना बहुत ज़रूरी था। लेकिन तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, मैं भला क्यों तुम्हारी बुराइयां करने लगा? तुमने बहुत मेहनत की है, पढ़ाई की है, और एक कामयाब आर्किटेक्चर बनी हो, और ये सब आसान तो नहीं था, लेकिन तुमने कर दिखाया है। अब रिया उसे क्या बताती कि उसके दिए गए ताने रिया के काम आए हैं। उसकी कड़वी कसीली बातें गलत साबित करने के लिए वो ये सब कुछ कर पाई है, ताकि ये साबित कर सके कि वो बुरी लड़की नहीं है और एक कामयाब इंसान बन सकती है। राजवीर ने उसके आंसू साफ किए और उसे अपने साथ लगा लिया। कहने लगा, बस इतनी सी बात थी, मैं तो समझा पता नहीं कि शायद तुम मुझसे नफरत करती हो और तुम खुद पर सब्र कर रही हो, लेकिन तुमने तो मामूली सी बातों को दिल पर लगा लिया है। ये कहकर राजवीर ने रिया को खुद से लिपटा लिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। बस रिया, अब मैं खुद पर अब और सब्र नहीं कर सकता। अब मुझे बिल्कुल भी मत रोकना, जबकि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत नहीं है, तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। बेतहाशा उसके होठों को अपने होठों की कैद में ले गया और अपनी प्यास मिटाने लगा। रिया खुद भी इस मोहब्बत के लिए तरस रही थी। सुकून से आंखें बंद करते हुए उसने अपना आप राजवीर के हवाले कर दिया। गलतफहमी के बादल छट चुके थे और खुशियों की बारिश शुरू हो चुकी थी, जिसमें दो वजूद एक दूसरे में लिपटे भीग रहे थे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।